नमस्कार दोस्तों, सिद्धार्थ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत पर तुर्कों के आक्रमण और ख़ासतौर पर मोहम्मद महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको जैसे पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि इस्लाम के अनुयायियों में भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण अरबों ने किया। आपसे पूछा भी जा सकता है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया, तो आप उत्तर देंगे अरबों ने। लेकिन भारत में स्थायी राज मुस्लिम अनुयायियों द्वारा या मुसलमान इस्लाम धर्म को मानने वालों के द्वारा स्थायी राज स्थापित करने का श्रेय तुर्कों को जाता है। इस्लाम के अनुयायी अरब 200 वर्षों के अंदर उनका जो धार्मिक उल्लास था वो धीरे धीरे कम हुआ, सैनिक शक्ति क्षीण हो गई और खलीफाओं की विलासिता और दुर्बलता के कारण इस्लाम का नेतृत्व पहले ईरानियों के हाथ में फिर तुर्कों के हाथ में चला गया। इस्लाम का नेतृत्व तुर्क जो थे वो नवीन अनुयायी थे, जिसके कारण उनके अंदर धार्मिक उल्लास ज़्यादा था। इस्लाम प्रचार करने के लिए वो ज़्यादा उत्सुक थे। उनका वो नस्ल जो तुर्की थे तुर्क जो थे वो नस्ल श्रेष्ठता पर विश्वास करते थे। अपने तलवार से वो शक्ति और कीर्ति प्राप्त करना चाहते थे। इस विचार से प्रेरित होकर इस्लाम के प्रचार, नस्ल श्रेष्ठता और अपने तलवार के शक्ति और मान सम्मान को प्राप्त करने की लालसा से वो राज्य विस्तार के जिसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की। भारत में महमूद गजनवी भारत के अंदर तक आया, लेकिन स्थायी राज स्थापित करने में सफल नहीं हुआ। उसके बाद 148 वर्ष बाद मोहम्मद गौरी आता है और वो भारत में मोहम्मद गौरी ससबनी वंश का है जो भारत में स्थायी राज स्थापित करता है। तो इस अध्याय में हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। गजनवी या गजनी, आपसे पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी किस वंश से था, तो उत्तर आएगा यामनी। गजनी हो सकता है ना दे, क्योंकि गजनवी से गजनी तुरंत सरलता से आप मार्क कर देंगे। तो महमूद जो गजनवी है यामनी वंश से बिलोंग करता है। इस वंश के संस्थापक, अब हम शुरुआत करते हैं इस वंश के इतिहास के बारे में। 963 ईस्वी में 90 ईस्वी में अल्पतगीन या अलप्तगीन जो है अमीर अबू बकर लाबिक से जाबुलिस्तान और गजनी छीन लेता है। वह गजनी को और अपनी राजधानी गजनी को बनाता है। ये अलप्तगीन गजनी को अपनी राजधानी बनाता है और जब ये गजनी को राजधानी बनाता है तो उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पे हिंदू शाही राजवंश होता है, जिसकी सीमाएं हिंदू कुश पर्वतमाला तक रहती हैं, जिसके कारण गजनी की सीमा और हिंदू शाही राजवंश की सीमा आपस में मिलती हैं, जिसके कारण टकराव की स्थिति, छुटपुट टकराव प्रारंभ हो जाते हैं। उस समय जयपाल का मतलब हिंदू शाही जो राजवंश है वहाँ शासक जयपाल है और उसकी आपको हिंदू शाही राजवंश के बारे में बता दें कि कल्लार नामक व्यक्ति ने हिंदू शाही राजवंश की स्थापना की। कुछ लोग मानते हैं कनिष्क है के वंशज हैं, लेकिन वो एक ब्राह्मण वंशज है। उन्हें सहिया
या शाही भी वंशज कहा जाता है, शाही भी कहा जाता है। तो हिंदू शाही ब्राह्मण वंश के राजा जयपाल वहाँ थे, जिससे क्या नाम है, अलपतगीन का हल्के छुटपुट झड़ा प्रारंभ हो गया। क्योंकि जो जयपाल है वो अपने पड़ोस में उत्पन्न तूफान से असावधान नहीं है, इसलिए वो आगे देखिएगा कि कैसे संग बना के आक्रमणकारी नीति अपना के वो गजनी पर आक्रमण करता है और जीतने की कोशिश करता है, पर सफल नहीं होता है। तो अलपतगीन की मृत्यु 963 में मृत्यु भी हो जाती है इसकी। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका पुत्र जो है इसहाक शासन करता है 3 वर्ष तक। इसहाक, और इसहाक से बलक्तगीन जो उसका सेनापति है गद्दी छीन लेता है। सेनापति बलक्तगीन, सेनापति है जो गद्दी को इसहाक से छीन लेता है। और 972 ईस्वी में बलक्तगीन की मृत्यु हो जाती है। 972 में मृत्यु हो जाती है इसकी। अब इसके बाद इसका एक गुलाम पिराई है, वो क्या नाम है, बलक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका गुलाम पिराई एक अयोग्य शासक है, वो शासन करता है। और इस समय जयपाल क्या करता है, जयपाल जो है अपने पुत्रों के नेतृत्व में एक बड़ी सेना गजनी पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। और जो इसका सेनापति सुबक्तगीन है वो मतलब अचानक जयपाल की सेना पर आक्रमण करता है और जयपाल को परास्त कर देता है, जिसके कारण उसकी जो कीर्ति है या यश है गजनी में फैली। और उसका फायदा उठाकर उसने गुलाम पिराई को हटा के स्वयं गद्दी पे बैठ जाता है। ये मतलब गुलाम पिराई की मतलब हत्या करके ये अपने आप को सबक्तगीन गद्दी पे बैठता है और ये 997 तक ईस्वी तक शासन करता है। अब सबक्तगीन देखिए, जयपाल से एक बार तो गुलाम पिराई के शासन में जयपाल का इसकी टकराट हुई। अब जब वो परास्त होकर जयपाल जब वापस आता है तो एक संघ बनाता है, मतलब वो पुनः प्रयास करता है। और सुबक्तगीन जब शासक होता तब आक्रमण करता है और पेशावर और लगमान के बीच में इसका युद्ध होता है। जयपाल पुनः फिर पराजित होता है और संधि करके वो लाहौर वापस आ जाता है। यहाँ वापस आने के बाद जो संधि की शर्तें रहती उसे नहीं मानता है और वो एक संघ बनाकर वो कई राजाओं से सहायता लेकर एक संघ बना के, जिसमें मुल्तान के मुस्लिम जो हैं शासक हैं उनको भी शामिल करके एक संघ बनाकर पुनः आक्रमण करता है और पुनः पराजित हो जाता है। मतलब वो कोशिश बार बार अपने बगल में इस्लाम को नष्ट करने के लिए जो गजनी राज है उसे नष्ट करने की चेष्टा करता है, लेकिन सफल नहीं होता है। और 997 ईस्वी में सुबक्तगीन की मृत्यु हो जाती है। अब होता क्या, इसके बाद इसका जो छोटा पुत्र है इस्माइल। हाँ, एक बात और है, सुबक्तगीन जो है ये अपने राज्य का विस्तार भी करता है। ये कुछ द्वार, बमियाना, तुर्किस्तान, गोड़ आदि क्षेत्रों में विजय भी प्राप्त करता है। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका छोटा पुत्र इस्माइल शासक बनता है 997 ईस्वी में। अब यहीं पे महमूद गजनवी का प्रादुर्भाव हो रहा है, उसका उदय हो रहा है। अब आता जो सुबक्तगीन क्या था, पहले एक बात और आपको बता दें, ये पहले अलपतगीन का जो था गुलाम भी था, बाद में उसका दामाद बन गया था। मतलब इसका ब्लड रिलेशन सुबक्तगीन से है।
तो अब ये इसका जो बड़ा पुत्र है महमूद गजनवी, वो इन्हें परास्त करके और शासक बनता है महमूद गजनवी 998 ईस्वी में। तो ये है गजनी वंश, जो गजनी वंश है उसका इतिहास। और महमूद गजनवी 11वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण प्रारंभ करता है। महमूद गजनवी अब भारत की ओर बढ़ा और 11वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण कर रहा है। तो महमूद गजनवी के समय भारत की स्थिति क्या थी, हम आक्रमण का अध्ययन करने से पहले थोड़ी चर्चा उस पर करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे राजनैतिक स्थिति। तो उस समय भारत छोटे छोटे कई राज्यों में विभाजित था और ये राज्य आपस में प्रतिस्पर्धा के कारण आपस में लड़ते थे और एक दूसरे की सहायता किसी बाहरी आक्रमण के समय नहीं करते थे। मतलब उनमें आपसी एकता का अभाव था। पहला तो राजनीतिक ये स्थिति थी भारत की कि दूसरे राज्य का शत्रु, बाहरी शत्रु अगर आक्रमण करता तो अन्य राज्य उसकी सहायता नहीं करते थे। राजनीतिक सामाजिक स्थिति ये थी कि भारत जातियों में बटा था, कई जातियां कई उपजातियां थीं जिसमें भेदभाव थे। स्त्रियों की स्थिति भी दयनीय थी उस समय। मतलब समाज की स्थिति, जो भारतीय समाज की स्थिति थी, दयनीय थी। अब हम बात करेंगे धार्मिक स्थिति के बारे में। धार्मिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। धर्म का जो मूल था वो लुप्त हो गया था और धार्मिक कह लीजिए जो धार्मिक संस्थान थे या बौद्ध विहार, मंदिर, ये विलासिता के केंद्र बन गए थे। उस समय की ये स्थिति थी। और उस समय के जो सैनिक अगर दृष्टि डालें तो उस समय के जो राजा थे वो अपनी सेना को का इम्प्रूवमेंट वो नहीं कर रहे थे या नए नए अस्त्रों का विकास या लड़ने की कौशल जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वही पारंपरिक जो तरीके थे उन्हीं का उपयोग भारतीय सेना युद्ध के लिए करती थी। वो बाहर से कुछ सीखने का भी प्रयास नहीं करते थे। ये हम उस समय भारत की एक छोटी मतलब स्थिति के बारे में छोटा सा हम आपको छोटी जानकारी दी है। अब हम बात करेंगे महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का कारण क्या था। तो पहला चीज़ आपको बताया कि तुर्क जो थे वो नवीन इस्लाम अनुयायी थे। तो इस्लाम का विस्तार करना पहला उनका उद्देश्य था कि इस्लाम का विस्तार करके और जो बुत परस्त लोग हैं उन्हें पराजित करके मूर्तियों को नष्ट करना और इस्लामिक देश बनाना। एक कारण तो ये रहा होगा, जबकि कुछ इतिहासकार इस पे मतलब उनका क्या उद्देश्य मतलब उनका विचार कुछ भिन्न है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कारण ये था। दूसरा कारण था कि भारत में संचित जो संपत्ति थी उसे लूटना। महमूद गजनवी उस संपत्ति पर अधिकार करना चाहता था। और आपको जैसे बताया कि हिंदू शाही राजवंश जब से महमूद गजनवी या गजनी वंश की स्थापना हुई तब से हिंदू शाही राजवंश से उसकी टकराहट थी, तो उसे वो नष्ट करना चाहता था। हिंदू शाही राजवंश को वो नष्ट करना भी चाहता था। चौथी चीज़ थी वो विजय के कारण जो कीर्ति या सम्मान बढ़ता था उसे वो प्राप्त करने के लिए ललायित था। वो अपना यह सम्मान बढ़ाना चाहता था। और एक कारण ये भी हो सकता है कि वो भारत से हाथी प्राप्त करना चाहता था। तो ये कुछ कारण थे जो भारत पर महमूद गजनवी को आक्रमण करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। देखिए, अब 11वीं शताब्दी में जब महमूद आक्रमण करता तो इतिहासकारों में उसके आक्रमणों की संख्या को लेकर भिन्न भिन्न मत है। सर हेनरी हिलियट कह रहे हैं कि भारत पर उसने 17 आक्रमण किए, लेकिन प्रामाणिकता के आधार पर सर्वसम्मति से सभी इतिहासकार लगभग इस बात को मान रहे हैं कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 नहीं तो लेकिन कम से कम 12 आक्रमण किए। और वो सबसे पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में करता है भारत के सीमावर्ती किला पे और उन्हें छुटपुट करके जीतता है। फिर वो 1001 ईस्वी में जयपाल की हिंदू शाही राजा जयपाल पर आक्रमण करता है। ये जयपाल जो है जयपाल का
और आक्रमण करता है। जयपाल अपनी सेना लेकर बहिंद, उसकी राजधानी थी बहिंद या उद्भानपुर, लेके जाता है और जयपाल और महमूद गजनवी का भयंकर युद्ध होता है, जिसमें जयपाल पराजित होता है। जयपाल पराजित होता है, इसके नाज रिश्तेदार उनको महमूद गजनवी बंदी बना लेते हैं और ये 25 हाथी 2.5 लाख दिनार, 25 हाथी या 15, मतलब 25 हाथी हमारे का दे करके महमूद गजनवी से स्वयं और अपने परिवार को मुक्त करा के आता है। और ये इतना दुखी होता है जयपाल कि ये अब स्वयं आग लगा लेता है, बार बार पराजय के कारण स्वयं आग लगा लेकर आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद इसका पुत्र होता है आनंदपाल। आनंद बहिंद पर, क्योंकि बहिंद वो महमूद गजनवी के अधीन हो जाता है, तो आनंदपाल होता है, वो नंदन नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाता है। फिर उसके बाद 1004 में वो मुल्तान पर आक्रमण करता है। मुल्तान में करमथियों अब्दुल फताह दाऊद का शासन है, उस पर आक्रमण करता है और मतलब मुल्तान को जीत लेता है। उसके बाद वो वापस जाता है। तो जाते समय मतलब एक संधि होती कि हम कुछ दिरहम, 20,000 दिरहम प्रतिवर्ष वो हम दाऊद कहता है, अब्दुल फताह दाऊद, कि हम उसे देंगे। तो मुल्तान उसे देकर और अन्य विजित क्षेत्र जो जयपाल का नाती है नौसा शाह, मतलब कन्वर्टेड मुसलमान हो जाता है, वो मुसलमान बनता है, नवीन मुसलमान, उसे सौंपकर वो वापस जाता है। जैसे वो वापस जाता है, ये नौसा शाह और ये विद्रोह कर देते हैं। वो पुनः आता है और नौसा शाह और अब्दुल फतेह दाऊद को पर आक्रमण करके इन्हें जीतकर बंदी बनाकर गजनी भेज देता है। फिर वो 1008 और 9 पर पंजाब शासक आनंदपाल को छाछ के युद्ध में पराजित करता है। छाछ का युद्ध बहिंद के निकट होता है। यह आनंदपाल जयपाल का पुत्र है और जो वहाँ मतलब आनंदपाल को पराजित करता है और बंदी बना, मतलब आनंदपाल इससे संधि कर लेते हैं और जब तक जीवन पर्यंत उस संधि का वो पालन करते हैं। और उसके बाद 1010 में 8-9 पे तो इस पर आक्रमण किया, आनंदपाल पर करते हैं। संधि के बाद मतलब इसके जब तक महमूद गजनवी या आनंदपाल जिंदा है तब तक उसके रिश्ते सामान्य रहते। और 1010 में वो नगरकोट को लूटा, नगरकोट को जीतता है। 1010 ईस्वी में ही तलवाड़ी के युद्ध में हिंदू संघ के राजाओं, मतलब हिंदू राजाओं का एक संघ है, उसे पराजित करता है। फिर वो आता है 1012 में आनंदपाल की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र त्रिलोचन पाल शासक बनता है। फिर ये 1013 और 14 ईस्वी में वो त्रिलोचन पाल पर आक्रमण करता है और नंदन को जीत लेता है। नंदन को अपने मतलब जैसे जब ये मुल्तान को वो जीता था तभी से ये सचेत हो गया था कि हाँ हमारे वो अपनी वो तैयारी युद्ध के लिए कर रहा था, लेकिन तब भी ये महमूद गजनवी से नहीं जीत पाता है। और नंदन महमूद गजनवी एक सारोग नाम के भारतीय को, सारोग नामक भारतीय को सौंप देता है, उसका सूबेदार नियुक्त करता है। 1014 ईस्वी में वो थानेश्वर पर आक्रमण करता है और चक्र स्वामी मंदिर को खूब लूटता है, मतलब मूर्तियाँ तोड़ के, और मूर्तियों के नीचे मतलब जो संपत्ति पहले दीवारों में या चुनाई करके वो सारा खुदवा के वो लूटता है। फिर 1015 में वो कश्मीर के लोहा कोट या लोहारिन दुर्ग पर आक्रमण करता है। यहाँ वो सफल नहीं होता है, चाहे कह लीजिए मौसम प्रतिकूल होने के कारण उसे सफलता नहीं मिलती। ये उसकी प्रथम पराजय है। उसके बाद 1015 के बाद 1021 में वो पुनः कोशिश करता है कि हम ये कश्मीर को जीते, लेकिन पुनः नहीं सफल होता है। इसके बाद 1018 में पहली बार महमूद गजनवी गंगा घाटी में प्रवेश करता है। हाँ, एक बात आपको और 1009 में वो अलवर के राज्य के नारायणपुर नगर को भी लूटता है, 1009 ईस्वी। तो 1018 में वो गंगा घाटी में प्रवेश करता है और मथुरा, वृंदावन, बरन जो आज का आधुनिक बुलंदशहर है, कन्नौज पर आक्रमण करता है। मथुरा वृंदावन में कलचुरी शासक को कल द्वितीय से उसका सामना होता है, लेकिन बड़ी सरलता से उन्हें पराजित करता है और मथुरा वृंदावन के मंदिरों को तहस नहस करके अकूत संपत्ति लूटता है। मूर्तियों को तोड़ के, सोने चांदी की मूर्तियाँ उन्हें बोरे में भर के गजनी तक भेजता है। फिर उसके बाद वो यशवंती शासक कुलचंद बरन बुलंदशहर पर आक्रमण करता है और यशवंती शासक कुलचंद को पराजित करता है। 1018 ईस्वी में ही कन्नौज पर आक्रमण करता है, जहां प्रतिहार शासक
कन्नौज छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद वो 1019 में ईस्वी में कलिंजर दुर्ग का घेरा डालता है। अब कलिंजर का जो शासक है, चंदेल शासक विद्याधर, वो कन्नौज के शासक त्रिलोचन पाल और शाही हिंदू ब्राह्मण हिंदू शाही शासक पंजाब का शासक त्रिलोचन पाल, इनका संघ बनाता है जिसका प्रमुख विद्याधर है। लेकिन कन्नौज ये कलिंजर दुर्ग के घेराव में मोहम्मद महमूद गजनवी और विद्याधर का सख्त परीक्षण नहीं हो पाता है। और आपको बता दें, मुस्लिम लेखक विद्याधर को उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक बताते हैं। सख्त परीक्षण नहीं होता और दोनों में संधि हो जाती है। विद्याधर उसके प्रशंसा में गीत लिखते हैं, गाते हैं, लिखते हैं और महमूद गजनवी विद्याधर को 15 किला इनाम में देता है। उसके बाद वापस जाते समय 1020-21 में वो पुनः अभिनंदन को जीता था ना त्रिलोचन पाल से, पुनः वो त्रिलोचन पाल के लाहौर पर आक्रमण करता है और त्रिलोचन पाल से लाहौर छीन लेता है। अब यहाँ पे आपको 1020-21 में त्रिलोचन पाल के पुत्र भीम पाल की डेथ हो जाती है और एक तरह से 1022 में पंजाब क्षेत्र को महमूद गजनवी गजनी में मिला लेता है और अरियारुख को यहाँ का सूबेदार नियुक्त करता है। अब आप यहाँ एक बात देखिए, गौर करने वाली कि एक लंबे संघर्ष के बाद जयपाल से शुरू हुआ था संघर्ष और भीमपाल त्रिलोचन पाल तक एक लंबे संघर्ष के बाद हिंदू शाही ब्राह्मण राजवंश का अंत होता है। आप पूरे आक्रमण का अध्ययन करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उतना हिंदू शाही राजवंश के इतना दूरदर्शी राजा शासक किसी अन्य राज्य में नहीं मिले। उन्होंने इस्लाम की उभरती हुई शक्ति को पहचाना और अपने लिए खतरा मानते हुए संघ बनाकर कई बार आक्रमण जीतने के लिए या नष्ट करने के लिए कई बार आक्रमण किए, लेकिन सफल नहीं हुए। दूरदर्शिता का परिचय वो दिए और जितना प्रतिरोध जयपाल त्रिलोचन पाल आनंद पाल ने किया उतना अन्य किसी राजा ने महमूद गजनवी का प्रतिरोध नहीं किया। महमूद मतलब जयपाल को पराजित करने के बाद भारत विजय की यात्रा उसकी बहुत सरल हो गई। जब वो 1022 में वापस पुनः जाता है और पंजाब ये लाहौर और पंजाब को अपने गजनी राज में मिला ही लेता है और अरियारुख को वहाँ का सूबेदार नियुक्त करता है। उसके बाद वो 1024 में सोमनाथ पर आक्रमण करने के लिए मुल्तान के रास्ते से निकलता है और 1025 सोमनाथ पर आक्रमण करता है। जो यहाँ का सोमनाथ या कठियावाड़ा का जो शासक है चालुक शासक भीम प्रथम छोड़ के वो भाग जाता है और एक लंबे समय पहले दिन वो सोमनाथ मंदिर की प्राचीर को नहीं पार कर पाता। दूसरे दिन एक लंबे संघर्ष के बाद वो सोमनाथ को लूटने में सफल होता है। वो सोमनाथ की मूर्तियाँ को तोड़ जो मूर्तियाँ सोमनाथ मंदिर की विशेषता थी कि जो भगवान का शिवलिंग था वो बीच में लटकता था, एक चकमक पत्थर लगा था जिसके कारण उसे वो तोड़ता है। शिवलिंग को तोड़कर गजनी के जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर उसके अवशेष लगवाता है और यहाँ से अकूत संपत्ति सोमनाथ में लगभग 1 लाख तक रोज दान करते थे। 10,000 गाँव की संपत्ति प्राप्त थी। तो वो मंदिर को खोद के और सोमनाथ को लूट के वो वापस जाता है और उसके बाद फिर भीमपाल सोमनाथ का पुनरुद्धार कराते हैं। सोमनाथ की लूट के बाद वो वापस गजनी जाता है। 1027 में वो पुनः भारत पर वो अंतिम आक्रमण करता है और जाटों को दंडित करने के लिए वो आता है और जाटों को पर आक्रमण करके जाटों से पर विजय प्राप्त करता है। 1027 ईस्वी में ये जाटों पर आक्रमण उसका अंतिम आक्रमण है। जाटों की अकूत संपत्ति को लूटता है, उनके स्त्री बच्चों को बंदी बनाकर दास बना लेता है और 1030 ईस्वी में महमूद
गजनवी की मृत्यु हो जाती है। अब हम सूक्ष्म सार के रूप में देखें कि मोहम्मद गजनवी किसी भी हिंदू राजा से पराजित नहीं होता, पहली बात यह है। और उसकी सफलता, भारत की दुर्बलता, उसके विजय परिणाम उपयुक्त आक्रमणों के बारे में प्रकाश डालने में सक्षम है। देखिए, वो कितने आक्रमण के इसमें मतभेद है, लेकिन जो आक्रमण किए वो सफल किए। और महमूद गजनवी भारत से अकूत संपत्ति तो लूटता ही है, साथ में पंजाब, मुल्तान और अफगानिस्तान को गजनी के प्रदेश में शामिल कर लेता है। ये उसकी बहुत बड़ी सफलता है। और 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी, अब हम उसके उत्तराधिकारी के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी वो बात करेंगे। मुसलमानों में उत्तराधिकार का कोई सिद्धांत नहीं है। सत्ता प्राप्त करने के लिए हमेशा आपस में पारिवारिक या खूनी संघर्ष करना पड़ा। तो उस 1030 में जब उसकी मृत्यु हो जाती तो उसके पुत्रों में संघर्ष होता है और मसूद, उसका जो पुत्र है, वो सफल होता है गद्दी हासिल करने में। मसूद और ये 1040 तक शासन करता है। इसके सरदार और सल्जुक विद्रोह करते हैं, इसे बंदी बना के इसकी हत्या करके इसके भाई जो आंख से अंधा है महमूद, उसे पुनः सत्ता देते हैं, सौंप देते हैं महमूद को। कुछ ही दिन बाद मसूद का पुत्र मादुद महमूद को बंदी बनाता है। इसे बंदी बना के इसका वध कर देता है और सत्ता पर काबिज होता है। इस प्रकार आप देखिए, सरदारों के आंतरिक विद्रोह, आंतरिक युद्ध के कारण गजनी जो है, गजनी साम्राज्य क्षीण होता, कमजोर होता जा रहा है। और इसका जो अंतिम शासक, गजनी का अंतिम शासक है, वो गोर, हाँ एक बात घटना होती, गजनी कमजोर होने के कारण दो शक्तियों का जन्म होता है। पश्चिम में ख्वारिज्म का जन्म होता है और पूर्व की ओर गौर, जिसका मोहम्मद गौरी आगे हम जिक्र करेंगे। तो दो शक्तियां उभरती है और इसका अंतिम शासक मलिक खसरो गजनी के आक्रमण से गौरों के आक्रमण के कारण भाग के पंजाब में आ जाता है, जिसे 1172 ईस्वी में मोहम्मद गौरी बंदी बनाकर उसकी हत्या करता है। इस प्रकार गजनी का गौर वंश गजनी राजवंश को छिन्न भिन्न करके उस पर अधिकार कर लेता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।